कल सर्वाइवर सीरीज में जो सीएम पंक ने रोमन रेंज को बचाया था और उस चक्कर में ब्रॉनसन रीड का तो हाल थोड़ा सा बेहाल हो गया। वो कल जो हमने रात को पॉडकास्ट वाली वीडियो डाली थी उसमें अच्छे से डिस्कस भी किया है। और भाई उसका थोड़ा क्लोज से अगर आप जाके इसमें देखोगे किसी ने थोड़ा ज़्यादा डिटेक्टिव बन के दिखाया है तो भाई यहाँ पे आप देख सकते हो ब्रॉनसन रीड का तो पूरा एंकल ही ऐसा बिल्कुल मुड़ सा गया। मतलब ये वही खतरनाक वाली इंजरी है जो देखने में इतनी खतरनाक सी मतलब ऐसा देख के लगेगा कि आपको फील हो जाएगी। तो अब सोचे लगी कैसी होगी। लेकिन इसके बाद मैं आपको ये बताता हूँ भाई ब्रॉनसन रीड को जो लोगों की तरफ से लव रिस्पेक्ट है वो कुछ अलग लेवल पे मिल रहा है। इवन उन्होंने एक ट्वीट भी किया था जहां पे वो लिख रहे हैं कि भाई ये तो अभी टेम्पररी है, इंजरी टेम्पररी है, लेकिन जो मूवमेंट्स हैं वो परमानेंट बनते हैं। तो इस पे लोग बहुत रिएक्ट कर रहे हैं। और भाई जो मैं ब्रोमांस की बात कर रहा था जेकब फाटू एंड ब्रॉनसन रीड की, वो यहाँ पे भी दिख रही थी क्योंकि इसके नीचे जेकब फाटू का भी जवाब आया है। तो अच्छा लग रहा है भाई ब्रॉनसन रीड को उनकी जो उनको क्रेडिट मिलना चाहिए मिल रहा है। और अब जब उनका रिटर्न होगा तो डेफिनेटली फैंस की उसके ऊपर बहुत तगड़ी वाले नजरें होंगी। और वेलकम है आपका वॉइस ऑफ रेसलिंग के एपिसोड नंबर 562 में। सबसे पहले तो एक ऐसा भयंकर स्टैट नंबर मैं आपको दिखाऊंगा कि आपकी भी आंखें हिल जाएंगी। आंखें तो दुनिया हिल जाएगी और आंखों से आप देखोगे ऐसा सच में हो रहा है क्या। डब्ल्यूडब्ल्यूई का जो इंस्टाग्राम अकाउंट है उसके ऊपर जो उन्होंने रील पोस्ट करी है सीएम पंक एंड रोमन रेंज की। यूजुअली मैं देख रहा हूँ डब्ल्यूडब्ल्यूई की रील पे 5-10 मिलियन ही मैक्स आते हैं। हाँ कहीं पे कुछ ऐसा 60-70 मिलियन जाते हैं। लेकिन जब डब्ल्यूडब्ल्यूई उस तरीके की चीजें करने लग जाते हैं क्योंकि फिर तो इंस्टाग्राम पे फिर आपको पता है ऑडियंस अलग अलग तरीके की है। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ तो था नहीं। लेकिन इस वीडियो पर जिस पॉइंट पर मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं 89 मिलियन से ज्यादा व्यूज हैं। और यही बताता है कि जब सीएम पंक एंड रोमन रेंज एक साथ होंगे आगे जाके, जब डब्ल्यूडब्ल्यूई के बीच में कोई प्रोग्राम भी दिखाने वाली है तो उसमें फैंस कितना ज्यादा इन्वेस्टेड होंगे। और ये फोटो का जो ऐसा है कि मतलब जो वीडियो है ऐसा बाहर से देख के कुछ बहुत अलग सा नहीं हो रहा, सिर्फ चेहरे ही हैं रोमन रेंज और सीएम पंक के। तो ये बात तो बिल्कुल बताता है अच्छे तरीके से कि जब भी डब्ल्यूडब्ल्यूई इनकी फ्यूड में आने वाले हैं, इनके प्रोग्राम में इनके जो भी ये करने वाले हैं उसमें जब भी डब्ल्यूडब्ल्यूई इन्वेस्ट करेगी तो फैंस उससे ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे, जो कि ऑब्वियसली फिर डब्ल्यूडब्ल्यूई के लिए प्रॉफिटेबल है। अच्छा, सीएम पंक से रिलेटेड ही ये बात है और कल की मंडे नाइट रॉ में सीएम पंक होने वाले हैं। ना सिर्फ इतना बल्कि कल के मंडे नाइट रॉ के एपिसोड को वो किक ऑफ भी करने वाले हैं। और आपको पता है सर्वाइवर सीरीज में जिस तरीके से सीएम पंक की इन्वॉल्वमेंट रही है, जो डायनामिक थोड़ा सा चेंज हुआ है उनका पॉल हेमन एंड रोमन रेंज के साथ, मे भी उन सारी चीज़ों को लेकर भी एड्रेस कर सकते हैं। और अब उनका जो सारा फोकस है वो होगा आगे सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट में। तो लग नहीं रहा कि शायद वो कुछ फीचर हो रहे, लेकिन उसके बाद फिर रॉयल रंबल में। तो यहाँ से अब आप कह सकते हो सीएम पंक के लिए कुछ नया और फ्रेश शुरू होने वाला है। अब मैं ये भी सोच रहा हूँ कि यार अब तो हम ड्रू मैकिंटायर को भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। वैसा लगता तो नहीं है कि ड्रू मैकिंटायर सीएम पंक की फ्यूड होगी, लेकिन इंटरेस्टिंग होगा कल सीएम पंक मंडे नाइट रॉ में करेंगे क्या। और वैसे कल का तो एपिसोड भी स्पेशल है क्योंकि न्यू डे को भी वो पूरा ट्रिब्यूट देने वाले हैं। तो कल का तो कांट मिस वाला एपिसोड है रॉ का। वैसे तो सारे ही चल रहे हैं आजकल। सर्वाइवर सीरीज वाले शो से थोड़ी बहुत फैंस की डिसअपॉइंटमेंट भी रही, इस वजह से कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने कोई सरप्राइजिंग या शॉकर वाला एलिमेंट नहीं डाला। कल पॉडकास्ट में हमने इसको अच्छे से डिस्कस किया था और उसी से रिलेटेड कुछ एक ट्वीट है रसल वोड्स का। आप इस ट्वीट के अंदर देखो जहां पे वो क्या कहना चाह रहे हैं। मैं आपको बताता हूं कि ये जो ये सर्वाइवर सीरीज हुई है इसने अनऑफिशियल स्टार्ट कर दिया डब्ल्यूडब्ल्यूई का मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड अनप्रेडिक्टेबल स्ट्रेच इन द हिस्ट्री। यानी कि यहां से वो बता रहे हैं कि अब कैसे बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें डब्ल्यूडब्ल्यूई की हिस्ट्री के पूरे मिला के वो कह रहे हैं, जहां पे वो काउंट कर रहे हैं रॉ का नेटफ्लिक्स वाला डेब्यू, फिर सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट, उसके बाद फिर रॉयल रंबल, चेम्बर एंड देन रेसलमेनिया की दोनों नाइट्स। और साथ में उन्होंने ये भी लिखा, सो इफ सर्वाइवर सीरीज फेल्ट समवट अंडरवेलमिंग टू यू इट इज लाइकली बाय डिजाइन। यानी कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने किया ही ऐसा है, इसको दिखाया ही ऐसा है कि जो भी हुआ है वो ऐसा ही होना था। अब ये क्या मैं ऐसा सही समझ पा रहा हूँ कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने सर्वाइवर सीरीज को जानबूझ के इसी तरीके से बुक किया कि चलो ठीक है इसको ऐसे ही चलाते हैं, ऐसा कुछ आगे वाले आने शोज में जो है वो उसमें हम वो चीज़ें करेंगे जो कि शायद फैंस चाहते हैं। तो मेरे को मतलब वैसे तो इतनी कोई डिसअपॉइंटमेंट भी नहीं है, बस वही है कि काफ़ी सारे ऐसे नाम थे जो कि वॉर गेम्स मैच में आने का सेंस बनाते थे, बस डब्ल्यूडब्ल्यूई ने वो किया नहीं। लेकिन नहीं भी किया तो भाई कोई बात नहीं, क्योंकि जब भी वो चीज़ डब्ल्यूडब्ल्यूई आगे करेगी तो वो बढ़िया होगा। बाकी हाँ, सेथ रॉलिंस को लेकर तो मैं बोलूंगा कि शायद उनके आने का तो पूरा लॉजिक था जो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने किया नहीं वॉर गेम्स वाले मैच में। कल रिव्यू वाली वीडियो में मैं इसको डिस्कस कर रहा था कि कैसे गुंथर और डेमन प्रीस्ट के मैच पे फिन बैलर आ गए थे, फिन बैलर ने डेमन प्रीस्ट को मारा, लेकिन गुंथर ने फिर फिन बैलर को मार दिया, उसकी वजह से फिन बैलर दिख रहा था एकदम पप्पू। तो शायद यहाँ से आगे गुंथर और फिन बैलर की फ्यूड की तरफ भी डब्ल्यूडब्ल्यूई बढ़ सकती है। और उसके पीछे एक और लॉजिक है कि
क्योंकि गुंथर और डेमन प्रीस्ट का जब ये मैच हुआ था, जब गुंथर ने चैंपियनशिप जीती थी, तो एक बात जो हमेशा बोली जाती है कि फिन बैलर की इन्वॉल्वमेंट वहां पर थी, वरना शायद गुंथर ना जीत पाता। तो आज वो वाला भी जो गुस्सा है वो गुंथर का दिखा कि भाई हर बार तू मेरे मैच में नहीं आ सकता, इसलिए उन्होंने फिन बैलर को भी मार दिया। यहां से तो वैसे ये 3 वे वाली फ्यूड भी इसको बना सकते हैं, क्योंकि तीनों को ही अब ऐसा लग रहा है देख के एक दूसरे से प्रॉब्लम है, तो फिर आगे जाके ये इसको ट्रिपल थ्रेट या फिर ऐसा कुछ बना सकते हैं। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि अब वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के साथ कुछ इंपॉर्टेंट और बड़ी चीजें करने की जरूरत है, क्योंकि रेसलमेनिया का टाइम पास आ रहा है और उस टाइम पर आप अपने मेन टाइटल के अराउंड बिल्कुल हाई प्रोफाइल ही फ्यूड चाहते हो। और यहां से मुझे लग रहा है कि अब शायद फैंस थोड़े से बोर हो गए हैं, तो अब कुछ नए प्रोग्राम की तरफ ऐसा लग रहा है शिफ्ट करने की जरूरत है। कल सर्वाइवर सीरीज के रिव्यू में ही मैं आपको बता रहा था कि रोमन रेंज जब वॉर गेम्स मैच में एंटर भी करते हैं तो बंदा थोड़ा सा खुश, ऐसा चिल, बहुत कैजुअल सा लग रहा था। मैंने बोला भी था कि केज के ऊपर जब वो चढ़े थे तो वो हंसे थे, जब ब्रॉन्सन रीड गिर गए थे अपने मेन सामान के बल पर। तो ये फोटो आप देखो रोमन रेंज की, जहाँ पे वो स्टील केज के ऊपर चढ़े हुए हैं और बस क्राउड की तरफ, हार्ड कैमरा की तरफ देख के वो स्माइल कर रहे हैं। वैसे एक्सपेक्ट नहीं किया था भाई बिल्कुल भी कि ये भी एक नज़ारा दिखेगा कि वॉर गेम्स वाले मैच में सबसे ऊपर केज पर चढ़े होंगे रोमन रेंस, और उसको WWE ने दिखाया भी उस तरीके से कि सोलो सिकोवा लॉक कर रहा है ताकि रोमन रेंस एंटर ना कर पाए। और इनके कैरेक्टर को लेके भी आपको पता है डिस्कशन थोड़ी और होनी शुरू हो चुकी है कि जब वो आए थे तब तो ऐसा लगा था कि भैया थोड़ा पिटा हुआ सा बंदा है, काफ़ी लाचार सा है। और रोमन रेंस ने भी जो रिसेंट इंटरव्यू भी किया था उसमें कॉमेंट किया खुद इस चीज़ को लेकर कि अपने कैरेक्टर को वो किस तरीके से देखते हैं। उन्होंने ये बोला कि देखो ओल्ड फॉर्मेट रहा है WWE का, जहाँ पे एक को अच्छा एक को बुरा दिखना होता है, लेकिन जब तुम शुरुआत करते हो ना तो तुमको डिफरेंशिएट करने के लिए कलर्स चाहिए होते हैं, जैसे कि ब्लैक एंड व्हाइट। लेकिन अब क्योंकि हम इतना इवॉल्व हो चुके हैं तो अब ऐसा जरूरी है नहीं कि तुम एक कोई कैरेक्टर लेकर ही चलो। वो अपने कैरेक्टर को ही ट्राइबल चीफ मानते हैं, जहां पे वो परवाह नहीं करते कि वो हील है या फिर फेस है, और कहते हैं कि अभी तो देखो मेरे को क्राउड का अच्छा रिएक्शन मिल रहा है, जब भी किसी पॉइंट पे कैसा भी रिएक्शन मिलता है मुझे पता है उस रिएक्शन को कैसे तुरंत ऑपोजिट भी करना है। तो मतलब ये कैरेक्टर ऐसा नहीं होने वाला जो कि बहुत अच्छी बहुत ही राह पर चलेगा। ये खुद का अपने आप में एक अलग ही कैरेक्टर है। और जब ये रोमन रेंज का बेफेस टर्न हुआ भी नहीं था जो, तभी हमने इसको अच्छे से डिस्कस भी किया था कि कैसे सबसे यूनिक कैरेक्टर्स में से एक होगा, मे बी डिफाइन करेगा आगे के WWE के सुपरस्टार्स के कैरेक्टर को भी कि कैसे वो WWE में इंप्लीमेंट होंगे, क्योंकि हमेशा वो एक हील और फेस वाली चीज़ होने नहीं वाली। और यहाँ से कह सकते हैं, वैसे तो हो चुकी थी पहले से शुरुआत, लेकिन अब यहाँ से ऐसा लग रहा है कि फॉर्मेट सेट हो गया है। एले नाइट के देखो दिन तो अच्छे नहीं चल रहे, अब उनके हाथ से जो यूएस चैंपियनशिप है वो जा चुकी है। और उसके बाद बस उन्होंने एक वीडियो पोस्ट की जिसपे कैप्शन लिखा है टू बी कंटिन्यूड, और इससे लोग बैकी लिंच वाले ट्वीट का भी जो रेफरेंस है वो कर रहे हैं कि वो भी चली गई थी। तो क्या एक लंबा ब्रेक होने वाला है एले नाइट का। यहाँ से मैं बहुत इंटरेस्टेड हुए देखने में कि किस तरीके से WWE अब एले नाइट को देखती है, क्योंकि बहुत सारे लोगों की नज़रों में भाई एले नाइट की जो एज है वो उतनी नहीं है कि वो आगे जाके फ्यूचर स्टार की तरफ बने। तो फिर अब WWE क्या देखती है एले नाइट के अंदर। बाकी नाकामुरा की भी एक फोटो आई है भाई, ये बंदे की फोटो ऐसा लग रहा है कि पूरा मेकअप वगैरह करके इसकी फोटो खींची, लेकिन सच में नाकामुरा तो आए ही ऐसे थे जैसे मैंने बोला था किसी मूवी या गेम के कैरेक्टर को बाहर निकाल दिया। और रीजन भी आया वैसे कि क्यों जो यूएस चैंपियनशिप है वो नाकामुरा के पास आई है, NOAH नोआ, अगर मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ इसको। तो जापान में प्रमोशन है जहाँ पे WWE इनकी डील हुई है, तो वहाँ के मैच को हाई प्रोफाइल दिखाने के लिए नाकामुरा के पास में टाइटल आया, ऐसा मेल्जर चिचा का कहना है। मुझे लगता नहीं वैसे बाहर किसी आउटसाइड चीज़ों के लिए WWE को इतना फर्क पड़ता है कि वो अपनी किसी मेन स्टोरी के अंदर ऐसा टाइटल चेंज करवाए। लेकिन जो भी है कुछ रीज़न तो है इसके पीछे, क्योंकि थोड़ा अलग सा लगा है कि नाकामुरा अचानक से इस तरीके से कैसे आ रहे हैं। वैसे अचानक भी नहीं बोलेंगे, फैंस की डिमांड थी। अब मैं दोनों ही सुपरस्टार्स को देखने में इंटरेस्टेड हूँ कि अब यहाँ से WWE की डायरेक्शन कैसे तय कर रही है। मंडे नाइट रॉ का एपिसोड नेटफ्लिक्स के ऊपर जो होने वाला है भाई, इसमें तो एकदम खचाखच जो आपको अरीना है वो दिखेगा। मैं सही बता रहा हूँ भाई, जो मैं भी आपको अटेंडेंस के नंबर बता रहा हूँ ना, 2018-19 के टाइम पर ये TLC जैसे शोज के, फास्ट लेन जैसे शोज के नंबर्स होते थे, बस इतने ही लोग आते थे देखने के लिए। इससे भी कम उल्टा, तो ये मैं बात कर रहा हूँ 5-6 हज़ार नंबर की, इतने लोग PLE को देखने आते थे। उस समय WWE ज़्यादा कैपेसिटी रखती नहीं थी क्योंकि बिकते ही नहीं थे। 3000 के रॉ के एपिसोड चलते थे। अब ज़्यादा तो मैंने पिछला आपको स्टार्ट बता दिया। अभी का स्टार्ट ये है कि जो अवेलेबल टिकट्स है इस समय वो 2500 के आसपास हैं, और सेटअप WWE ने इसको ऑलमोस्ट 13,000 के आसपास का किया है। और ये मैं आपको तब बात बता रहा हूँ जब जो टिकट के प्राइस हैं वो ऑलरेडी काफ़ी हाई करके बेचे जा रहे हैं यहाँ पे। मतलब आप इसे $1000 तक भी देख सकते हो, $800 तक जो मामला है वो प्राइसेस का जा रहा है। और ये किसी बड़े शो की बात नहीं हो रही, ये मंडे नाइट रॉ के एपिसोड की बात, मतलब है तो वो रॉ ही, बस नेटफ्लिक्स के ऊपर आ रहा है ना पहली बार, इस तरीके से भी तो देख सकते हैं इसको। तो फील तो आने वाली है फिर इस वाले पूरे शो की, क्योंकि जब 13,000 लोग मंडे नाइट रॉ को देखने के लिए आएंगे तो फिर भाई वो एक अलग ही तरीके की टोन सेट करेगा, ना सिर्फ आगे के शो के लिए बल्कि उस वाले शो पर भी जो बड़े सरप्राइजेस
WWE ने प्लान किया, वहां पे तो होना ही है भाई। मुझे नहीं लगता कि WWE उस शो को थोड़ा सा भी फीका छोड़ने वाली है। जब से विंस मैकमैन का पत्ता कटाया WWE से, सुपरस्टार्स की फ्रीडम ऑन सोशल मीडिया कुछ अलग ही लेवल पे जा चुकी है। हुआ क्या है, बिल्कुल नीचे से एक्सप्लेन करता फिर ऊपर तक जाएंगे। केविन ओवेंस के रिगार्डिंग किसी एक बंदे ने ट्वीट किया, जहां पे वो लिखते हैं कि मेन रीजन उन्हें लगता है कि क्यों सर्वाइवर सीरीज में केविन ओवेंस और कोडी रोड्स का मैच नहीं था, वो ये है कि क्योंकि कनाडा में अगर केविन ओवेंस परफॉर्म कर रहे हैं तो डेफिनेटली लोगों को पता चलेगा कि राइट मैन कौन है, और WWE नहीं चाहती है दिखाना कि केविन ओवेंस कभी भी राइट दिखे। इसकी वजह से उन्होंने सैटरडे नाइट मेन इवेंट के अंदर ये मैच को किया है, ताकि सर्वाइवर सीरीज को अवॉइड करके वो केविन ओवेंस को एक बुरा ही इंसान दिखा सके। ये इस ट्वीट के कहने का भाव है। इसके बाद केविन ओवेंस ने भाई इसको कोट करके रिप्लाई भी कर दिया। बहुत शॉकिंग है, क्योंकि ये तो बिल्कुल ऐसी चीज लग रही है कि मतलब जो फैंस की ऐसी सीरीज होती है जो कि थोड़ी अनकंफर्टेबल होगी WWE के लोगों के सुनने के लिए। यहाँ पे फिर उन्होंने खुद ही टैग कर दिया भाई WWE को, ट्रिपल एच को, स्टेफनी को, TKO ग्रुप को, रॉक को, जिमी फैलन को भी, निक खान को भी, और लिखते हैं इज दिस वाई, क्या ये वो रीजन है कि मेरे को सर्वाइवर सीरीज में ना डाल के तुम सैटरडे नाइट मेन इवेंट के अंदर डाल रहे हो। तो भाई देखो ये क्या चल रहा है। ये चीज़ अगर अभी आज से 4 साल पहले हुई होती ना, ये हंगामा क्रिएट कर देती बहुत ज़्यादा। लेकिन अब थोड़ा सा कॉमन हो गया सुपरस्टार्स का फ्रीडम रखना ऑन सोशल मीडिया, तो ये भी उसका अच्छा एग्जाम्पल है कि कैसे सोशल मीडिया का यूज़ करके तुम फ्यूड को इंटरेस्टिंग बना सकते हो। मतलब ड्रू मैकिंटायर का तो कैरेक्टर ही रहा है पूरा 2023-24 सोशल मीडिया के बारे में, तो अब बाकी और सुपरस्टार्स ने भी थोड़ा अच्छे तरीके से सीखना शुरू कर दिया, ये कह सकते हैं। सैमी ज़ेन ने सर्वाइवर सीरीज के बाद एक फोटो पोस्ट करी है अपने सोशल मीडिया पे, अपने ट्विटर पे, जहां पे आप देख सकते हो 2022, 23 और 24 सारे वॉर गेम्स मैच का वो पार्ट रहे हैं, और वॉर गेम्स मैच में उनको विक्ट्री भी मिली है। और यहाँ पे एक कॉमन चीज़ आप देख सकते हो कि ना सिर्फ सैमी ज़ेन बल्कि जे ओसो भी उनके साथ हर एक जो वॉर गेम्स वाला मैच है उसका पार्ट रहे हैं। और उन्होंने यहाँ पे ट्वीट भी किया, जिस पर ऊसोस की तरफ से भी आता है रिप्लाई। आप सोचने की वैसे जरूरत है नहीं ज़्यादा कि जिमी ने किया होगा, जे ने किया होगा, क्योंकि दोनों ऊसोस एक बन चुके हैं। यीट करके उन्होंने रिस्पॉन्स किया है। देखते हैं 2025 में भी क्या सीन बन रहा है कुछ सैमी ज़ेन का, क्योंकि समहाउ ऐसा लगता है कि सैमी ज़ेन और जे ओसो ये लैंड कर ही जाते हैं वॉर गेम्स मैच में। वॉर गेम्स वाले मैच से पहले हमारे दिमाग में कितने सारे कंफ्यूजन थे कि रोमन रेंस एंड सीएम पंक एक साथ टीम में काम कैसे करेंगे, पॉल हेमन का इसमें रोल क्या होगा। लेकिन अभी के लिए फिलहाल हैप्पी एंडिंग हो गई। मतलब जो स्मैकडाउन को देखने के बाद लगा भाई पता नहीं क्या ही होने वाला है इनके बीच में, WWE ने थोड़ा सा मामला शांत करने की कोशिश करी। और पॉडकास्ट में कल बोला भी था मैंने, भाई लग रहा है कि चीजें सेटल हो गई है, लेकिन ये सेटल हुई नहीं है। और एक चीज जो कि पॉल हेमन और सीएम पंक के बीच बात हुई है वॉर गेम्स होने के बाद, उसको WWE ने खुद ही पोस्ट कर दिया है, जहां पे सीएम पंक और पॉल हेमन जब गले मिलते हैं तो थैंक यू बोलते हैं सबसे पहले तो पॉल हेमन, और कहते हैं कि हम दोनों एक दूसरे को ओ करते हैं, हम दोनों को एक दूसरे की जरूरत है। और साथ में बोलते हैं कि व्हेन आई नीड द फेवर आई एम गोना कम आस्क, यानी कि मैं सीधा आके पूछ लूंगा। वो फेवर वाली बात अभी भी खत्म नहीं हुई है, कुछ तो कर्जा है जो कि अभी पॉल हेमन को चुकाना है सीएम पंक का। और एक कर्जा आप कह सकते हो ना सिर्फ पॉल हेमन के सिर पर है, कहीं ना कहीं क्या ऑब्वियसली ये डायरेक्टली लिंक्ड है रोमन रेंस से। और जो अभी आगे रोमन रेंस और सीएम पंक की स्टोरी में होने वाला है उसमें फेवर वाली चीज को आप बिल्कुल दिमाग में गांठ बांध के रख लो कि इसका बहुत बड़ा रोल होने वाला है। किसी ने यहाँ पे लिखा कि फेवर ये है कि एजे ली को क्राउन किया जाएगा नया ट्राइबल चीफ है रेसलमेनिया, ये चाहते हैं सीएम पंक। ये ऐसे सार्कास्टिक वे में, फनी वे में लिखा है, इसमें ऐसा ज्यादा कुछ है नहीं, लेकिन स्टोरी में डेफिनेटली काफी डेप्थ आ चुकी है इस फेवर वाले एंगल के बाद। बाकी कल वाला पॉडकास्ट आपने अब तक चेकआउट नहीं किया तो इससे पहले वाली वीडियो जो कि रात में अपलोड की हमने, उससे जाके आप देख सकते हो। थैंक यू आपके सारे रिस्पांस के लिए। ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसी और मस्त वीडियोस के लिए, और तब तक लेते रहो जिंदगी के मजे।